हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में विभिन्न देशों की कार्यपालिकाओं के बारे में बता चुका हूं, तो इसी श्रेणी में मैं आज आपको भारत की कार्यपालिका में जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति होता है उसकी राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और उसके अधिकारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ देखेंगे, जैसा कि हमने कल बता चुके हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें यानी कि भारत में एक पार्लियामेंट होती है। इसके अलावा यहाँ सबसे पहला सवाल उठता है कि भारत ने क्यों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया था, क्यों एक राष्ट्रपति सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया था, यानी प्रेसिडेंट है ये सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं माना गया था। तो यहाँ पे हमारे संविधान के निर्माताओं ने सबसे पहले ये इंश्योर किया था कि वो जानते थे कि गवर्नमेंट या सरकार ऐसी होनी चाहिए, वो लोगों के प्रति सेंसिटिव हो, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को समझे और वो रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए सरकार। तो इसी प्रकार से यानी कि वो जिम्मेदार सरकार हो, पारदर्शी सरकार हो, तो इसी के लिए। लेकिन जो आप जैसा कि देखोगे, जो प्रेसिडेंटल की सरकारें होती हैं उसमें सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है। प्रेसिडेंट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और सारा उसमें पावर का जो सोर्स होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अमेरिका में सारी पावर मैक्सिमम वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है। तो इसी प्रकार से, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म होती हैं जिसके द्वारा हम एग्जीक्यूटिव को, यानी जो भी कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको विभिन्न प्रकार की कार्यों के लिए उत्तरदायी और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्योंकि उस पर जो है कंट्रोल लेजिस्लेचर का रहता है, यानी विधायिका का उस पर कंट्रोल रहता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों के प्रतिनिधि होते हैं उसका भी कार्यपालिका पर कंट्रोल रहता है। तो इस चीज़ को हम दोस्तों आगे समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हो फीचर क्या होंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। फीचर में आपको देखिए, प्रेसिडेंट होता है, वो क्या है, प्रेसिडेंट क्या होता है, फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, यानी कि वो फॉर्मल होता है, यानी कि उसमें रियल पावर नहीं होती है। जबकि जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो पूरी सरकार को चलाते हैं, उन्हीं के पास होती है। यदि आप राज्यों के स्तर पर देखें तो एग्जीक्यूटिव में जो आते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका में आते हैं, जो गवर्नर होता है जो कि फॉर्मल हेड होता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और उसकी जो है कि मंत्रिपरिषद होती है जो कि सारे कार्यपालिका के कार्यों को करती है। इसके अलावा जो फॉर्मली का मतलब समझ सकते हैं। फॉर्मली का मतलब ये होता है कि रियल पावर नहीं है, यानी कोई भी डिसीजन सिर्फ लिया जाएगा तो फॉर्मली उसके नाम पे लिया जाएगा। जैसे कि भारत के कोई भी डिसीजन कार्यपालिका के द्वारा लिए जाते हैं तो सिर्फ उसमें नाम लिया जाएगा कि ये प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जा रहे हैं, लेकिन उन निर्णयों को लेने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होती है, यानी उसकी मंत्रिपरिषद ही होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा संविधान है उसने क्लियर पावर दी हुई है, एग्जीक्यूटिव पावर फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट, यानी फॉर्मल रूप से यानी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति को दी गई है। इसके बाद रियलिटी में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पावर जो है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 5 साल के लिए किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है इसमें यहाँ के भारत के सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि जो राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में एक बता चुका हूँ, वो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा ये तुम्हें प्रेसिडेंट को हटाना है तो सिर्फ वो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा हटाया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी, यदि वो भी रीजन क्या हो सकता है कि उसने संविधान के कानून नियमों का वॉयलेशन किया हो। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये फीचर हो गए पार्लियामेंट्री सिस्टम के। इसके आगे हम देखते हैं हमारे भारत में किस प्रकार की पावर है और क्या पोजीशन दी गई है प्रेसिडेंट को। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रह जाता आपका आर्टिकल 74। तो यहाँ आर्टिकल 74 है, इसमें क्लियरली क्या लिखा हुआ है देखिए। यहाँ पे आपकी देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रिपरिषद होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा, और उसी की एड पे, यानी कि उसी के द्वारा जो एडवाइस दी जाएगी, उसी की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपने सारे फंक्शनों को कार्य करेगा। किसके तहत में, यानी कि उसी एडवाइस के तहत में, इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, उसकी जो भी सलाह दी गई है उसके अनुसार ही कार्य करेगा। इसके अलावा ये कंडीशन हो सकती है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो मंत्रिपरिषद को अब उस प्रपोजल को विचार करने के लिए दोबारा वापस भेज सकता है। लेकिन यदि दोबारा से उसी प्रपोजल को आपका जो है कि मंत्रिपरिषद ने वापस दोबारा करके दोबारा भेज दिया तो उसी के अनुसार ही
जो कि प्रेसिडेंट को आपका कार्य करना पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकमेंडेशन, यानी यदि उसको प्रेसिडेंट को दोबारा से रिकमेंडेशन करी है तो उस काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हो प्रेसिडेंट की पावर हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड की जा रही हैं। और यहाँ पे यहाँ देख सकते हो इस प्रकार से प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड हो गया किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो इस कई प्रकार की पावर भी होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशरी है, इमरजेंसी की पावर है, लेकिन ये सारी एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। ये बहुत सारे केसों में क्या होता है, प्रेसिडेंट को सारी सलाह को ही मानना होता है। इसके अलावा चलिए देखते हैं अब जो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि प्रेसिडेंट की 3 कौन कौन सी महत्वपूर्ण पावर होती हैं। डिस्क्रिशनरी मतलब उसकी खुद की इच्छा से, विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिना मंत्रिपरिषद की एडवाइस से कौन सा प्रेसिडेंट अपने अपने कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए जो भी डिसीजन मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो भी मैटर्स पर कोई भी बातचीत चल रही है। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो सारी सूचनाएं प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराए जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा मांगी जा रही हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट फिर बाद में क्या करता है, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लिखता है और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है कि इस मामले में जो है कंट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन है, यानी कि इस मामले को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट किसी भी एक्शन को दोबारा कंसीडर करने के लिए भेज सकता है, ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। यदि कंडीशन ये होनी चाहिए, यदि प्रेसिडेंट को ये लगता है कि किसी भी नियम में कोई कमी है या लीगली कोई कमी पाई जा रही है, उसमें लोग लीगल तरीके से कोई कम है, या फिर वो देश के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है या देश की भलाई के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस प्रकार से वो डिसीजन को कंसीडर करने के लिए दोबारा भेज सकता है। ये इसकी पहली पावर हो गई कि वो किसी भी डिसीजन को मंत्रिपरिषद के पास दोबारा से विचार करने के लिए भेज सकता है। इसके अलावा जो सेकंड पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है। यानी विदहोल्ड यानी अपने पास रख सकता है मनी बिल को छोड़ के, ध्यान रखिएगा मनी बिल को कभी भी इसको पॉकेट वीटो उसकी मनी बिल पर नहीं चल सकती है। यानी किसी भी बिल को असेंट भी दे सकता है, उसको मंजूरी भी दे सकता है यदि इसको पास जो पार्लियामेंट के पास पास किया गया। तो किस प्रकार से रिफ्यूज करता है, यानी कि वो चाहता है कि वो अपने पास रख लेगा उसको, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझिए ये वीटो पावर लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, यदि वो अपने पास रख लेता है, उसको वापस रिकन्सिडर करने के लिए कह देता है तो मंत्रिपरिषद उसको विचार करके इसको वापस भेज देगा। लेकिन यहाँ जो टेक्निकल पॉइंट ये है, कि यदि वो चाहे तो अपने पास उस बिल को रोके रख सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कि कितने समय तक प्रेसिडेंट को दोबारा से विचाराधीन करने के लिए कितने समय बाद मंत्रिपरिषद के पास उस बिल को दोबारा से भेजना चाहिए। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अपने पास पेंडिंग में रख सकता है, न वो उसको रिकन्सिडर के लिए वापस भेजेगा। तो इससे क्या होगा, न तो वो नियम लागू हो पाएगा और प्रेसिडेंट की वीटो इफेक्टिव रूप में यूज हो जाएगी। इसी चीज़ को हम पॉकेट वीटो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो का यूज़ कर लिया, उसने रिकन्सिडर करने के लिए दोबारा किसी बिल को मंत्रिपरिषद के पास नहीं भेजा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पावर हो गई। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टेड है। जो तीसरी डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, इसमें क्या है, एक प्रेसिडेंट जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति होता है जो प्रधानमंत्री को हमेशा इलेक्ट करता है। और किस व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है ये भी जानती हो, जिस व्यक्ति को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की सपोर्ट हो, यानी जिस व्यक्ति को मैक्सिमम लोग सपोर्ट कर रहे हो तो उसी व्यक्ति को वो पीएम चुन सकता है। यदि आप सोचिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी के वोट पार्लियामेंट में नहीं मिलते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टियाँ कहती हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम जो है कि अपना पीएम बना देंगे, सभी कह रही हैं। लेकिन अब इसमें कैसे प्रेसिडेंट डिसाइड करे कि किसको प्रेसिडेंट चुनना चाहिए। सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम जो है कि प्रूव कर देंगे मेजॉरिटी में। तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होता है, राष्ट्रपति है वो अपने ही डिस्क्रिशन से, अपनी ही स्वयं इच्छा से ये सोचता है कि वो डिसाइड करता है कौन सा व्यक्ति जो है कि सपोर्ट ले सकता है मेजॉरिटी की और एक गवर्नमेंट को बना सकता है और अच्छे सुचारू रूप से चला सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पावर है प्रेसिडेंट की किसी भी पीएम को इलेक्ट करने की,
वो पॉलिटिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। जैसा कि 1989 के बाद 1989 से 1998 के बाद 4 बार जो है कि अलायंस की सरकारें बनी थी, जिसमें मेजॉरिटी की हर बार प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर राष्ट्रपति की पावर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया कि वो किसको इन्वाइट कर रहा है जो है कि प्रेसिडेंट के रूप में। तो यहाँ पे ये उसकी पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से हो गई। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये भी पावर है, यहाँ भी ध्यान देने योग्य है, यदि कंडीशन ये बनी कि किसी भी पार्टी को जो है कि आपको मेजॉरिटी का वोट नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कोई भी बनाने में पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पा रही है कि जो है कि मेजॉरिटी कोई भी पार्टी पा सके। तो इसी समय में भी राष्ट्रपति को खुद से सोचना होगा किस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जा सके, जिससे कि सरकारों को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। इसके अलावा प्रेसिडेंट का ये भी रोल, ये भी इस व्यवस्था को भी ध्यान में रखकर रखा गया था कि यदि क्या होता है ये कि जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान यदि कोई भी आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है, तो इस टाइम एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए किसी भी देश में, जो कि एक सरकार को चला सके। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये पावर्स हो गई। इसके बाद देखते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट में क्या मेनली डिफरेंस है। ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन का मेथड जैसे कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है सेम है, बस एक अंतर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसमें जो है कि राज्य सरकारों की असेंबली के वोटों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अच्छा, इसके रिमूवल का भी एक बड़ा इसका डिफरेंट तरीका है। ये भी एक रिजोल्यूशन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, पास बाई मेजॉरिटी। देखो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेजॉरिटी से पास कर दो राज्यसभा में रेजोल्यूशन को बस, और जो कि लोकसभा उस पर सहमति लोकसभा को कर लेनी चाहिए। इसके अलावा ये जो एक एक्स ऑफिस चेयरमैन की तरह काम करता है, राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। इसके अलावा इसको जो है कि किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, यदि बाई द केस क्या हो जाता है कि प्रेसिडेंट का रिजाइन दे देता है, या इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, या कोई भी दूसरा घटना घट जाती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो वो जो है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल तुरंत प्रेसिडेंट का रोल एक्ट करेगा, और जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाएगा वही एज ए प्रेसिडेंट रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो बी डी जट्टी थे, वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद उनको प्रेसिडेंट के तौर पर चुन लिया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोस्तों प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सारी पावर्स के बारे में डिस्कस